Hello everyone, my name is Surabhi Singh and today we will talk about the topic cell from the subject biology फॉर द एग्ज़ाम CGPDTM पेटेंट ऑफिसर। ये मेरा 7th वीडियो है। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपसे डाइजेस्टिव सिस्टम और आपके डिफरेंट रेस्पिरेशनल सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, आपकी ग्लैंड्स, इन सब के बारे में बात किया हुआ है। एक ये जो आपका ऑफ टॉपिक बच जाता है बेसिकली सेल का, है तो एक्चुअली बिल्कुल बेसिक टॉपिक, बट हाँ ये थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि इसमें नाम थोड़े टफ हैं, बट मैं आपको बहुत ईजीएस्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश करूँगी। तो होपफुली आप वीडियो लास्ट तक देखना, इससे आपके क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो जैसा कि आपने डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में पढ़ा है, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया है, जो सांस लेने की मैंने बताया था आपको कि कैसे आपका फूड डाइजेस्ट होता है। उसके अलावा मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बताया था, जिसमें मैंने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और आपका पेनक्रियाज, इनकी वर्किंग बताई थी। तो ये डिफरेंट टाइप के सिस्टम होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम, जहाँ से आपका जो वेस्ट पार्ट है वो बॉडी से बाहर निकलता है। तो ये आपके 7 सिस्टम्स होते हैं। वो सिस्टम्स, जो सिस्टम की फंक्शनिंग मैंने बता दी थी आपको, बट वो सिस्टम बनते कैसे हैं, क्वेश्चन अराइज होता है कि वो सिस्टम कैसे बनते हैं। लाइक अगर मैं आपसे बात करूं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है या डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये कैसे बनता है, तो जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं ये ऑर्गन्स से मिलके बनते हैं, ठीक है। और ये ऑर्गन्स कैसे बनते हैं, ये बेसिकली टिश्यूज से मिलके बनते हैं। और टिश्यूज कैसे बनते हैं, ये सेल से मिलकर बनते हैं। तो जो सबसे छोटी इकाई होती है, जो सबसे छोटी यूनिट होती है, वो सेल होती है। सपोज आपकी यहाँ पर बहुत सारे सेल हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। तो आपने कुछ सेल को इकट्ठा कर दिया एक साथ, सपोज इतने सेल को एक साथ ले लिया, इतने सेल को एक साथ ले लिया, तो ये जो इन 3-4 सेल्स का फॉर्मेशन है, सपोज ये कहला दिया आपका टिश्यूज़, ठीक है, ये आपका दूसरा टिश्यू हो गया। तो जो ये एक टिश्यू है, ये बेसिकली सपोज इसका नाम हमने दे दिया मसल टिश्यू है। तो जो ये मसल टिश्यू जो आपने बनाया है, ये मसल टिश्यूज़ मिलके आपका ऑर्गन्स बना देंगे, ठीक है। ये सेल्स से आपका टिश्यू बना, फिर आपके मतलब इस तरीके से फिर जो आपके टिश्यूज़ हैं वो मिलके ऑर्गन्स बनाएंगे, और ऑर्गन्स मिलकर बेसिकली एक सिस्टम को तैयार करेंगे, लाइक स्केलेटन सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया। तो ये चीज़ याद रखना कि जो सबसे बेसिक यूनिट है सेल, सेल से मिलकर आपका टिश्यू बनता है, टिश्यू से आपके ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन्स ही आपके बेसिकली सिस्टम को सपोर्ट करते हैं कोई फंक्शन को करने के लिए। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो आपका सेल है वो आपका बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इस वीडियो में मैं आपसे सेल की ही बात करूँगी। इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को जो सबसे पहले आपका रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, और स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो आपका बैक्टीरिया का होता है, 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻⁶। जो लार्जेस्ट सेल है आपका, वो आपका जो ऑस्ट्रिच होता है उसका जो एग होता है, योक, वो होता है आपका 170 mm to 130 mm। तो ये सब ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जो अमीबा होती है, अमीबा अपना जो फूड लेती है वो आपका एंडोसाइटोसिस के थ्रू लेती है। ये मैं आपको बताऊंगी, इस तरीके से अपना शेप चेंज करती है और फिर वो खाना खाती है। द नंबर ऑफ सेल कैन वर्क टुगेदर टू फॉर्म द टिश्यू एंड द ऑर्गन्स। जो मैंने आपको अभी बताया कि जो टिश्यूज़ हैं, बेसिकली जो टिश्यूज़ होते हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेल्स होते हैं, और ये जो सेल्स टिश्यूज़ होंगे, टिश्यूज़ मिलकर आपका बेसिकली ऑर्गन्स बनाएंगे। तो जो लार्जेस्ट सेल है वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब ये जो आपका सेल है, इसके डायग्राम को बहुत ईजीएस्ट वे में समझते हैं कि इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं, कैसे कैसे ये काम करता है। तो यहाँ पर जो आप ये डायग्राम देख रहे हो, इसमें जो सबसे आउटर लेयर है इसको हम आपका सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, या आपका एक तरीके से सेलेक्टिव परमिएबल भी होता है। इसके बाद जो हम सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट बात करेंगे वो है आपका ये न्यूक्लियस, जो आप ये देख रहे हो। न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली आपके न्यूक्लियोप्लाज्म और 3 डिफरेंट आइटम्स पाए जाते हैं, वो मैं वहाँ पर बताऊँगी, ठीक है। तो उसके बाद मैं बात करूँ कि न्यूक्लियस के साइड में आपको जो ये ऐसे ऐसे दिख रहा है, ऐसे ऐसे करके, ये आपका बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ER। जो मैं बताती जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस के बाहर जो है वो है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इधर पर आते हैं तो हम बात करते हैं
माइक्रोकॉन्ड्रियम को हम पावर ऑफ द हाउस भी कहते हैं। एक्चुअली जो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में रिलीज होती है वो आपका माइक्रोकॉन्ड्रियम से होती है। उसके अलावा जो आप ये डॉट 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 देख रहे हो जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, अगर ये डॉट 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 न्यूक्लियस के बाहर है तो ये कहा जाएगा साइटोप्लाज्म। अगर ये डॉट 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 न्यूक्लियस के अंदर है तो हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। समझ में आ रहा है? ये जो आपके डॉट डॉट दिख रहे हैं जैसे आपके जेली टाइप स्ट्रक्चर है वो आपका अगर न्यूक्लियस के बाहर है तो इट विल कॉल साइटोप्लाज्म, और अगर आपका न्यूक्लियस के अंदर है तो दिस विल कॉल न्यूक्लियोप्लाज्म। आपका जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर आपके न्यूक्लियोइड और आपका बेसिकली क्रोमोसोम जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे जो आपके डीएनए को रखते हैं, ये बेसिकली दो स्ट्रक्चर्स होते हैं और आपके न्यूक्लियोप्लाज्म पाए जाते हैं। ठीक है, मैं वन बाय वन बताऊंगी। उसके अलावा अगर मैं बात किया जाए तो यहाँ पे लाइसोसोम्स होते हैं। जो लाइसोसोम्स होते हैं बेसिकली जो भी आपकी सेल्स डेड कर जाते हैं उनको ये क्या कर देते हैं, खा जाते हैं। और उसके अलावा क्या बचा है आपका गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी बेसिकली जो प्रोटीन आपको मिल रहा होता है उसको ये यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है। राइबोसोम जो है न्यूक्लियस से जो राइबोसोम आपका बाहर निकलता है वो एक्चुअली जो राइबोसोम होता है वो बनता न्यूक्लियस में है बट उसको फ्री रहने की आदत होती है, तो वो क्या करता है कि आपका न्यूक्लियस से बाहर निकल जाता है। तो देखो आप कुछ राइबोसोम आपकी फ्री घूम रहे हैं और कुछ राइबोसोम जो होते हैं उन्हें फ्री रहना अच्छा नहीं होता, उन्हें कमिटमेंट चाहिए होती है, तो वो जो आपका एंडोप्लाज्मिकल रेटिकुलम है उसके पास जाकर अटैच्ड हो जाते हैं। तो देखो राइबोसोम कुछ फ्री घूम रहे हैं और कुछ राइबोसोम अटैच्ड हो गए हैं। तो अब इसी के बारे में मैं आपको वन बाय वन यहाँ पर एक्सप्लेन करती चलूँगी। होपफुली आपको ये ओवरव्यू समझ में आ गया होगा कि हमें समझना क्या क्या है। हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे, हम न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे और एक एक जो मैंने आपको यहाँ पर वर्ड्स बताए हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेल की थ्योरी की बात की जाए तो आपका जो सेल है वो आपका ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आप ये समझो कि एक आपका सेल होता है, ये जो आपका मेन सेल होता है इसको हम एक तरीके से स्टेम सेल भी कहते हैं, ये आपका डिफरेंट सेल में ब्रेक करता है, फिर ये भी आपका डिफरेंट सेल में ब्रेक करता है। ठीक है, इस तरीके से ये आपका काम करता है। तो अगर जैसे मान लीजिए आपका ये सेल दो, ये आपका मेन सेल है, ये आपका दो सेल में डिवाइड कर गया। ठीक है, तो उसके बाद से जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बना लेते हैं। ठीक है, तो वो टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन्स बनाएंगे और ऑर्गन्स मिलके आपके बेसिकली कोई सिस्टम को बनाते हैं। जैसे आपका नोज़ का हो गया, मतलब एक रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक आपका पेनक्रियाज हो गया, तो उनका वर्किंग अलग अलग होगा। लेकिन जब हम यूनिसेलुलर की बात करते हैं तो एक ही जो जितने सारे फंक्शंस हैं ना वो एक ही सिंगल सेल के थ्रू होता है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। लाइक अमीबा, बैक्टीरिया। मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल आपकी ह्यूमन बॉडी है, वेल है, ट्री है, ये आपके मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो जो मैंने आपको बताया ऑल सेल कीम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, इसका मतलब है कि जो एक मेन सेल होता है उसी सेल से, जो आपका मेन सेल होता है उसी सेल से आपके बाकी सारे सेल बनते हैं। तो ऑल सेल्स केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, और सेल डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल्स, ये सेल आपका डिवाइड होगा और न्यू सेल बनाएगा, फिर आगे आपका इसी तरीके से फॉर्मेशन चलता रहता है। तो सेल जब आपका डिवाइड होता है, ठीक है, तो वो इसको आप हम इस तरीके से तीन तरीके से डिवाइड करते हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल, डिफरेंशिएटेड और डी डिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड सेल का मतलब है जो आपका मेन सेल है एक तरीके से, ठीक है, जिसको हम स्टेम सेल कह रहे हैं, इसका कोई काम नहीं है बेसिकली, ये इसका काम सिर्फ डिवीजन का है, कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग डिवीजन। ठीक है, लाइक आपका ये स्टेम सेल है, ये आपका दो सेल में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जो डिफरेंशिएटेड होता है ये इसका काम, जैसे ये आपका क्या हो गया, एक स्टेम सेल से दो सेल आपका डिवाइड हो गया। तो जब ये सेल है, ठीक है, ये आपका एक स्पेशलाइज्ड सेल है। ठीक है, ये इसका काम एक स्पेसिफिक फंक्शन को काम करने का काम होता है। लाइक जैसे अगर आप बात कर रहे हो रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो वो किसी न किसी सेल से मिलके बने हैं, तो उस सेल फंक्शन का एक स्पेसिफिक काम है वो रेस्पिरेशन के सिस्टम को फंक्शन को अच्छे से काम कराना। ठीक है, अगर हम डी डिफरेंशिएटेड की बात करते हैं तो क्या होता है कि कुछ जो आपके बेसिकली सेल है जो आपके ब्रेक किए होते हैं, उसमें आपका सपोज एक सेल है सी, इसका क्या कहना है कि मैं कुछ टाइम तक तो स्पेसिफिक फंक्शन करूँगा, बट जब स्पेसिफिक फंक्शन हो जाएगा तो मैं वापस से स्टेम सेल में मिक्स हो जाऊँगा या स्टेम सेल में चला जाऊँगा। तो ऐसे सेल को हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएटेड सेल। ठीक है,
सो डिफरेंशिएटेड इज स्पेशलाइज्ड सेल परफॉर्मिंग डिफिनिट फंक्शन, लाइक जैसे आरबीसी जो होता है वो आपको ऑक्सीजन कैरी करता है। डी डिफरेंशिएटेड सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिवर्ट बैक करते हैं अनडिफरेंशिएटेड और मेरिस्मेटिक सेल व्हेन रिक्वायर्ड। तो मतलब ये जो होता है वापस से रिवर्ट बैक कर जाते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल में। तो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं। जो मैंने आपको मेन कंपोनेंट बताए हैं वो है आपका सेल मेम्ब्रेन जो बाहर है, उसके अलग अंदर जो रहता है आपको साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर जो रहेगा उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, और उसके अलावा आपका न्यूक्लियस में आपका डीएनए बनता है। तो ये सारी चीज़ें याद रख लेना, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ठीक है। सेल जो वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन से भी पहले आपकी एक सेल वॉल होती है, वो आपकी सिर्फ प्लांट सेल में, फंगस में और बैक्टीरिया में पाई जाती है। सेल वॉल आपका एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल मेम्ब्रेन के आउटर में भी आपका एक सेल वॉल होता है, ठीक है। तो वो सेल वॉल आपका प्लांट सेल में नहीं पाया जाएगा। ये चीज़ें आप प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन आपको बताया था, जो मैंने आपका आउटर लेयर होता है वो आपका सेल मेम्ब्रेन होता है। इसका मेन काम होता है कि जो मॉलिक्यूलर एक्टिविटीज़ हैं आपकी आउटर मीडियम की और जो आपकी सेल की हैं उनको ये बेसिकली कंट्रोल करने का काम करता है। सेल वॉल की बात करते हैं तो सेल वॉल जो है आपका बेसिकली प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और ये आपका सेमी परमेबल होता है, ठीक है। सेमी परमेबल का मतलब होता है कि अगर बाहर से कोई अच्छी चीज़ है तो ये अंदर ले आएगा, अगर अंदर से कोई सेल ख़राब हो गया तो उसको वो बाहर कर देगा। सेमी परमेबल होता है। सेल वॉल जो होती है वो आपकी बेसिकली एल्गी और ग्रीन प्लांट में पाए जाते हैं, ये सेलुलोज से बने होते हैं। और जो बैक्टीरिया और फंगी का जो सेल वॉल होता है वो आपका कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, ठीक है। ये न्यूक्लियोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन है, उसको आप एक्सटर्नल इन्वेज से प्रोटेक्ट करता है। अब हम बात करते हैं दो वर्ड्स हैं आपके, जो प्रोकैरियोटिक और आपका यूकैरियोटिक सेल का। तो आप ये देखो कि जैसे आपको मैंने बताया कि ये एक डब्बा है सेल का, एक ये डब्बा है सेल का। सेल के अंदर ये आपके साइटोप्लाज्म पाए जा रहे हैं। ये आपका ऐसे एक मतलब आप समझ लो कि फाइबर टाइप स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसमें बात करूँगी तो आपका एक बड़ा डब्बा है, इसके अंदर एक छोटा डब्बा है जिसको हम, इसके अंदर आपका डीएनए फॉर्म होता है। तो अगर आपका जो डीएनए फॉर्म हो रहा है वो एज इट इज़ खुला खुला पड़ा हुआ है, लाइक साइटोप्लाज्म भी खुला पड़ा हुआ है, यहाँ पर आपका डीएनए फॉर्म हो रहा है, तो जहाँ पर आपका एक डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता है उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये यूनिसेलुलर में पाए जाते हैं। इसमें आपका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए बेसिकली बनता है उसको वो आपका एज इट इज़ खुला बनता है। इसके अंदर कोई आपका डब्बा और दूसरा डब्बा नहीं पाया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है कि आपका जो सेल है, एक तरीके से सेल के अंदर एक स्पेसिफिक पार्ट होता है न्यूक्लियस का। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। जैसा आप ये डायग्राम देखोगे, मैं जूम कर रही हूँ, हाँ देखो प्रोकैरियोटिक में क्या है कि जो आपका न्यूक्लियोइड है जहाँ पे डीएनए बन रहा है, देखो ये किसी डब्बे के अंदर नहीं है, किसी बॉक्स के अंदर नहीं है। जबकि आपका यूकैरियोटिक में आप देख रहे हो कि प्रॉपर एक न्यूक्लियस बॉक्स है जिसके अंदर न्यूक्लियोइड जो मैंने आपको बताया था वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख लेना। जो आपका सेल है दैट हैव अ नो डिफाइंड न्यूक्लियस ऑलवेज यूनिसेलुलर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट बट नॉट इन अ न्यूक्लियस, ठीक है। जेनेटिक जो आपका न्यूक्लियस होता है बेसिकली जेनेटिक मटेरियल होता है, उसको आपका पास करने का काम होता है। इसके अंदर बेसिकली डीएनए बनता है, क्रोमेटिन जो होता है जो कंडेंस्ड होकर आपका क्रोमोसोम बनाता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी स्पेसिफिकली न्यूक्लियस में नहीं होती हैं। ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जेनेटिक सब्सटेंस बाउंडेड बाई अ मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जिसमें आपका प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है। जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें आपका डेफिनेट न्यूक्लियस पाया जाएगा अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। कंपाउंड कॉल्ड प्रोटीन एंड फॉस्फोलाइड मेकअप मोस्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये आपका एडवांस्ड वर्जन होता है। होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। प्रोकैरियोटिक नो न्यूक्लियस और यूकैरियोटिक में आपका न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। अब हम सेल ऑर्गेनल्स की बात करते हैं। देखो जो मैंने आपको अभी ऐसे डायग्राम बताया था, इसके अंदर ये आपकी सेल मेम्ब्रेन्स हो गई, इसके अंदर आपका ऐसे साइटोप्लाज्म होता है और उसके अलावा आपके ऑर्गेनल्स होते हैं। ऑर्गेनल्स का क्या मतलब है? ऑर्गेनल्स का मतलब है माइक्रोकॉन्ड्रियम, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उनको हम ऑर्गेनल्स बोलते हैं।
तो जो आपका साइटोप्लाज्म है, मतलब इसमें जो ये डॉट डॉट दिख रहा है, इसको हम साइटोसेल कहेंगे। तो साइटोसेल प्लस ऑर्गेनल्स को मिलाकर हम जो बोलते हैं उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। और जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो आपका न्यूक्लियस के अंदर जो आपका बेसिकली जेली टाइप स्ट्रक्चर होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो आपकी प्रोटोप्लाज्म बेसिकली ये आपका जो होता है ये बेसिकली बेसिस है आपकी लाइफ का। इसमें 90% कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। इसमें आप न्यूक्लियोप्लाज्म में जो आपका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर होता है, मतलब तो उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। और साइटोप्लाज्म का मतलब है कि आपका ये थिक फ्लूइड होता है जो आपका सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नाउ वी टॉक अबाउट द न्यूक्लियस। डियर स्टूडेंट, अगर बोरिंग भी लग रहा है तो प्लीज़ सुन लेना, बिकॉज क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको उसको बताने की कोशिश कर रही हूँ, तो एटलीस्ट आप 4-5 बार सुनोगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। जो न्यूक्लियस है आपका रॉबर्ट ब्राउन ने आपका इन्वेंट किया था। जो न्यूक्लियस है इसका बेसिकली इसके 3 पार्ट है, आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म और आपका न्यूक्लियोस, ठीक है। तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ये बेसिकली प्रोटीन से बना होता है और फॉस्फोरस और होता है न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लियोलॉज जो होता है, न्यूक्लियोस का काम होता है बेसिकली कि ये आपका राइबोसोम को बनाता है। राइबोसोम है जिसको फ्री रहना पसंद है, तो ये आपका बाहर निकल जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप समझो। और जो आपका बेसिकली जो मैं आपको बात कर रही हूँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, तो ये आपकी 2 लेयर से बनी होती है। It is made from the 2 layers membrane through which nucleus of the cell is surrounded. Layer membranes made it of protein and fat, ठीक है। इसको the cell nucleus act like the brain of the cell. It helps control eating, movement and reproduction. Not all cell have a nucleus. जब मैंने आपको बताया न्यूक्लियस इज द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द सेल। इट इज़ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल विच कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल फॉर द इनहेरिटेंस। जो आप देखते हो ना कि पेरेंट्स की नोज़ होती है वो उसी का जेरोक्स कॉपी आपका बच्चे की नोज़ है, बच्चा शक्ल का पाया जाता है। तो वो जो होता है आपका जो इनहेरिटरी होता है उसके लिए जो डीएनए बेसिकली पास होता है वो आपका सेल न्यूक्लियस में बनता है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटेन्स pores that allow the transfer material from the nucleus to the cytoplasm. साइटोप्लाज्म क्या था? जो बाहर बाहर आपका डॉट डॉट दिख रहा था, और न्यूक्लियस के, तो न्यूक्लियस के अंदर जो भी आपका बेसिकली डीएनए बन रहा होता है, जो डीएनए क्रोमेटिन के फॉर्म में होता है वो आपका कंडेंस्ड होकर क्रोमोसोम बनाता है। और जो न्यूक्लियस के अंदर जो दूसरा होता है राइबोसोम, 2 वर्ड याद रखना, एक राइबोसोम बनता है, राइबोसोम आपका बनता है बेसिकली न्यूक्लियोलॉज में आपका राइबोसोम बन रहा है, ठीक है। और जो आपका क्रोमेटिन है बेसिकली, जो क्रोमेटिन कंडेंस्ड होकर क्रोमोसोम बना रहा है, ठीक है, वो आपका बेसिकली न्यूक्लियस के ही अंदर बन रहा है। तो न्यूक्लियस कंटेन्स द फॉलोइंग कंपोनेंट। एक बनाएगा आपका राइबोसोम। जो राइबोसोम होता है वो आपका बाहर निकलकर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू बाहर निकलेगा और ये आपका कुछ फ्री स्टेट में घूमेगा। जो मेन डायग्राम मैंने बनाया था उसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आप एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर से जो राइबोसोम बना ये आपका बेसिकली ईआर एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम जो बाहर थे उनके थ्रू ये बाहर निकल जाएगा। ये फिर यहाँ पर आपका साइटोप्लाज्म में ऐसे घूमने लगेगा राइबोसोम, और जब ये बोर हो जाएगा तो ये वापस से जाकर आपका जो एंडोप्लास्टिक प्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है। राइबोसोम का मेन काम है प्रोटीन बनाने का। तो ये हो गई हमारी हिस्ट्री, ठीक है। और इसके बाद से बात करते हैं क्रोमेटिन की। तो क्रोमेटिन आपका बेसिकली इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है विच सर्व एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। इट इज़ मेड अप ऑफ डीएनए। जो आपका क्रोमेटिन होता है ये डीएनए से बना होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। डीएनए कंटेन्स द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर द स्ट्रक्चर। तो जो डीएनए होता है बेसिकली, जो डीएनए है, डीएनए जो क्रोमेटिन के अंदर जो बेसिकली होता है डीएनए पाया जाता है, तो ये क्रोमेटिन के फॉर्म में मिलता है। जो डीएनए है ये आपका क्रोमेटिन के फॉर्म में मिलेगा, और जब आपके सेल ब्रेक करते हैं तो ये जो क्रोमेटिन है ये आपका कंडेंस्ड होकर क्रोमोसोम बनाते हैं, और क्रोमोसोम के अंदर आपके जितने भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो आपके जेनेटिक जो गुण होते हैं वो पास होते हैं।
क्रोमोसोम कंटेन्स जीन्स सेगमेंट ऑफ डीएनए, इसका आपका फंक्शनल यूनिट क्रोमोसोम है। जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीएनए आर कॉज्ड बाय जीन, जो मैंने आपको बताया जीन्स जो कहते हैं ना, जीन्स आपकी जीन्स में हेरिडिटरी है। कैरेक्टरिस्टिक विच ट्रांसमिट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इज ट्रांसपोर्टेड बाय जीन्स एंड दीज आर कैरीड बाय क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स आर व्हीकल ऑफ हेरिडिटी। डीएनए, ऑलमोस्ट ऑल अमाउंट ऑफ डीएनए इज कन्फाइंड इन द न्यूक्लियस सेल बट अ वेरी स्मॉल अमाउंट इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड ग्रीन प्लास्टिसाइड। इसको मैं अभी आगे बताऊंगी। ऐसे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि डीएनए कहाँ बनता है, तो डीएनए आप बोलोगे न्यूक्लियस के अंदर बनता है, बट कुछ स्मॉल अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया और ग्रीन प्लास्टिसाइड में बनता है, ठीक है। और ये आपका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है जो आपका वॉटसन एंड क्रीक ने दिया था, ठीक है। बोथ स्टार्ट एंड डबल हेलिक्स आर इन अपोजिट पैरेलल डायरेक्शन, जो आपका ये बेसिकली डीएनए का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, ठीक है। डीएनए कंट्रोल्स ऑल द जेनेटिक एक्टिविटी एंड बेसिक यूनिट ऑफ जीन। इट इज़ ऑल्सो रेगुलेट द प्रोटीन सिंथेसिस। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके लाइसोसोम्स की। तो लाइसोसोम्स जो होते हैं बेसिकली ये आपका डी ड्यूव ने इन्वेंट किया था। इसको हम डाइजेस्टिव वैग, सुसाइड वैग भी कहते हैं। तो ये जितने भी आपके फॉरेन सब्सटेंस होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है। ये बेसिकली आप देख रहे थे सेल में ही आपका एक था ऑर्गेनल आपका जो था लाइसोसोम था। ये क्या काम करता है कि जो भी आपका बेसिकली सेल, कोई डेड सेल ख़राब हो जाता है, ठीक है, उसको ये क्या करता है, डाइजेस्ट कर जाता है, ठीक है। कोई भी सेल होगा जो आपका डेड हो जाएगा, जो फंक्शन नहीं कर रहा है, उसको लाइसोसोम क्या कर जाता है, डाइजेस्ट कर जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक डाइजेस्टिव फूड सब्सटेंस एंजाइम को सेक्रेट करता है। जो राइबोसोम होते हैं, ठीक है, इसको हम फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं। जो मैं आपको बताया था ना, राइबोसोम होते हैं न्यूक्लियस में बनते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस में बनते हैं न्यूक्लियोलाइज में, और फिर ये बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए। और जब ये घूम के थक जाते हैं तो फिर ये आपका ईआर से अटैच्ड हो जाते हैं। ईआर इज एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम। ये आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेसिकली क्या होता है, जो आप देख रहे थे ये आपका सेल था, ये आपका न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस से बेसिकली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं। ये आपका बेसिकली बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द सेल। जिस तरीके से हमारी बॉडी में हड्डियाँ होती हैं, उसी तरीके से जो आपका ये एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम है ये सेल को सपोर्ट करता है। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी। इट इज़ ऑफ टू टाइप। आपके ये हैं दो टाइप के, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो बाहर बाहर ये आपके देख रहे थे ना ऐसे ऐसे करके, एक मिनट, ये देखो, ये आपके बाहर बाहर न्यूक्लियस के बाहर बाहर ऐसे आप देख रहे थे, ये आपके बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आपके दो टाइप के हैं, रफ और स्मूथ। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक है उसमें क्या होता है, राइबोसोम आकर अटैच्ड हो जाता है, ठीक है। राइबोसोम आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस, इज हेल्प इन द सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन। स्मूथ आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, जहाँ पर आपके राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली लिपिड की सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट करते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द गोल्जी एपरेटस। क्या होते हैं कि जो भी आपका प्रोटीन होती है, ये जो राइबोसोम से जो भी प्रोटीन मिल रहे हैं, या आप एक तरीके से ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक से जो भी प्रोटीन मिल रहा है उसको कलेक्ट करता है और ये आपको सेल के बाहर पास करता है। तो ये जो प्रोटीन है उसको ये यूजेबल फॉर्म में चेंज करता है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं या मतलब बेसिकली लिपिड के थ्रू ये आपको डिफरेंट फॉर्म में, बेसिकली आप याद रखना गोल्गी ऑपरेटस जो है ये प्रोटीन को यूजेबल फॉर्म में चेंज करता है, ठीक है। प्लांट में हम इसको डिक्टियोसोम या डाइक्टियोसोम भी कहते हैं ना। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आपने देखा था यहाँ पर कुछ था। तो ये आपका बेसिकली पावर हाउस भी बोलते हैं। ये आप रॉड शेप का होता है, ये भी आपका डीएनए रखता है और ये आपका एंजाइम रिलीज़ करता है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। और जो एनर्जी निकलती है वो हम आपको, मैंने पहले भी वीडियो में बताया, ये आपका एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। प्लास्टिड जो होता है ये बेसिकली प्लांट सेल में ही पाया जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की वर्किंग जैसे रिसेंबल करता है, ये आपका एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। प्लास्टिड जो होता है ये आपका फैट, प्रोटीन और स्टार्च की सिंथेसिस करता है। ये भी डीएनए रखता है और इसमें भी पिगमेंटेशन होते हैं। प्लांट सेल में पाएंगे तो पिगमेंटेशन तो होगा। ये आपके 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, आपका लियोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। जो आपका ल्यूकोप्लास्ट होता है वो आपका कलरलेस होता है और ये बेसिकली रूट्स में पाया जाता है,
सनलाइट फाउंड इन अ सेल ऑफ दोज प्लांट्स विच आर डिप्राइव्ड फ्रॉम द सनलाइट लाइक रूट्स अंडरग्राउंड। तो जहाँ पे आपकी धूप नहीं आती है वहाँ पर बेसिकली ये सेल पाया जाता है लाइक स्टार्च ऑफ पोटैटो, ज़मीन के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की। तो क्रोमोप्लास्ट बेसिकली कलर देने के लिए आपका बेसिकली यूज़फुल होता है, फाउंड इन द कलर प्लांट। जैसे कैरेट का कलर है तो कैरेटीन, लीफ का कलर जो आप देखते हो ना नीचे ब्राउन होता है आपके ट्रीज़ में और ऊपर ग्रीन प्लांट्स होते हैं, तो क्रोमोप्लास्ट बेसिकली क्या होता है आपका कलर्स के लिए यूज़ होता है, फाउंड करते हैं हम इसको। नेक्स्ट आता है क्रोमोप्लास्ट तो हो गया, नेक्स्ट बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट की। देखना, ध्यान रखना, क्रोमोप्लास्ट में बेसिकली आपके डिफरेंट कलर्स मिलते हैं, फाउंड इन कलर प्लांट्स। जो आपका कलरफुल प्लांट्स होते हैं वहाँ पर आपका क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो ये आपका ग्रीन कलर सब्सटेंस लाइक क्लोरोफिल से बनता है और इसमें आपका बेसिकली मैग्नीशियम मेटल भी प्रेजेंट होता है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, क्लोरोप्लास्ट की बात मैं कर रही हूँ, ध्यान रखना क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में डिफरेंट है। इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड और आपका हाइड्रोजन जब सनलाइट में रिएक्ट करते हैं तो बेसिकली आपका शुगर बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना, दैट इज़ अ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। याद रखना ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट आपका हर एक प्लांट में आपका हर एक को कलर देगा, लीफ का कलर ग्रीन है, टोमेटो का कलर रेड है, तो वो आपका क्रोमोप्लास्ट की वजह से है, ठीक है। और आपका क्लोरोप्लास्ट क्या होता है कि जो आपका बेसिकली जैसे जो बेसिकली क्लोरोफिल की वजह से जो मतलब और मैग्नीशियम की वजह से जो आपका कलर होता है, मैग्नीशियम मेटल की वजह से पसंद होने से जो कलर होता है वो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है। ये आप देख सकते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट है। जो प्लांट सेल होती है, ठीक है, वहाँ पर आपकी सेल वॉल पाई जाती है, बट एनिमल सेल में मैंने आपको बताया कि कोई भी सेल वॉल नहीं पाई जाती है। इसका शेप जो होता है रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप का होता है जो आपका सेल होता है प्लांट सेल, क्योंकि जो आपके प्लांट सेल होते हैं उसमें बाहर में आपकी सेल वॉल होती है, इसकी वजह से ये आपका रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप का होता है। जबकि जो एनिमल सेल है ये आपका राउंड या इरेगुलर टाइप सा होगा। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो आपके प्लांट सेल में बेसिकली पेस्टाइड प्लास्ट है, उसमें प्लांट सेल में प्लास्टिड्स की जो होती है उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होती है, जो मैंने बताया प्लास्टिड्स आपका एनिमल सेल में नहीं होता है। होता है आपका वैक्यूल। वैक्यूल जो होता है आपका प्लांट सेल में पाया जाता है, लार्ज होता है और सेंट्रल होता है, और आपका एनिमल सेल में स्मॉल और स्कैटर्ड होता है। लाइसोसोम की बात करते हैं तो ये आपका प्लांट सेल में बहुत रेयर फॉर्म में पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम का काम क्या होता है, जो भी डेड सेल होते हैं उनको वो डाइजेस्ट कर जाता है। सेंट्रोसोम की बात करते हैं तो सेंट्रोसोम जो है आपका प्लांट सेल में नहीं होता है, जबकि एनिमल सेल में आता है। और उसके अलावा बेसिकली आपके इसके एग्जाम्पल है प्लांट सेल के लीफ वगैरह एग्जाम्पल हैं, और आपके एनिमल सेल के मसल सेल एग्जाम्पल हो जाएंगे। यहाँ पर जो प्लांट सेल में मोड ऑफ न्यूट्रिशन खाना जो होता है वो ऑटोट्रॉफिक होता है, जबकि एनिमल सेल में क्या होता है, हेटरोट्रॉफिक होता है। प्लांट सेल अपना खाना खुद बनाते हैं, खुद बनाना इज ऑटोट्रॉफिक। एनिमल सेल क्या होते हैं, ये आपका खाना खुद नहीं बनाते, दैट इज हेटरोट्रॉफिक। फॉर द टुडे वीडियो होपफुली आपको सेल का एक बेसिक आइडिया लग गया होगा। डियर स्टूडेंट, पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बहुत सारे क्वेश्चंस लगाना। जल्दी ही मैं मैराथन क्वेश्चंस भी लेकर आने वाली हूँ। थैंक यू।